गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएच सेकंड ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत कल हम लोगों ने इतिहास शिक्षक क्या कौन है और उसमें क्या गुण होने चाहिए वो चीज प्रारंभ की थी। इतिहास शिक्षक, एक शिक्षक कौन होता है, उसके क्या महत्व, उसका महत्व क्या है, इस चीज पर या इस महत्व पर आधारित हमने कोठारी का विषय राधाकृष्ण की परिभाषाओं को देखा था। उन्होंने एक शिक्षक के महत्व को हमारे सामने प्रस्तुत किया था कि एक शिक्षक का जो महत्व है वो किसी भी समाज राष्ट्र के विकास या उसके निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक शिक्षक के बिना किसी भी बालक को एक विकासोन्मुख प्रगतिशील व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता नहीं दी जा सकती है। तो एक शिक्षक ही है जो बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या उसको सहायता प्रदान करता है। कल हम लोगों ने सामान्य गुणों पर चर्चा प्रारंभ की थी, लेकिन समय की कमी के कारण से एक शॉर्ट में निपटाया था, उसको हम वापस देखते हैं कि एक शिक्षक में गुण कौन कौन से होने चाहिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सामान्य गुण, ठीक है ना। एक शिक्षक में सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं, क्योंकि एक शिक्षक के गुणों का होना मतलब कि उसमें एक सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार के गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सामान्य गुण यानी कि वे जो कि एक केवल इतिहास शिक्षक की ही बात नहीं है, सभी किसी मतलब कि ये कहा जाए कि किसी भी विषय प्रयोग क्रियाकलाप किसी के भी संबंधित अगर कोई व्यक्ति शिक्षण कार्य कर रहा है तो उसमें ये सामान्य गुणों का होना अनिवार्य है, भले ही चाहे वह एक शिक्षक के पद पर कार्य न कर रहा हो। जैसे कि कंपनीज होती हैं, कंपनी अपने नए जो एम्प्लॉयज होते हैं या नए जो कर्मचारी जिनकी वो नियुक्ति करता है तो वो अपने कुछ कर्मचारियों के माध्यम से उन नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करता है, मतलब उनके माध्यम से कार्य पूर्ण होता है कि इस कंपनी में कार्य किस तरह से करना है। यानी कि उसके लिए वह एक प्रशिक्षण, भले चाहे 1 महीने का, 2 महीने का, 1 हफ्ते का, जो भी प्रशिक्षण कार्य होता है वह कंपनी के नियम कानून कार्य के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। तो जो दे रहा है वह एक शिक्षक होता है, यानी कि वह भी एक शिक्षक है और शिक्षक वही जिनमें ये कुछ सामान्य गुण होने अनिवार्य। तो पहले उत्तम स्वास्थ्य, कल हम इसके बारे में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। उत्तम स्वास्थ्य, ठीक है ना। एक स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तम हर व्यक्ति, हर शिक्षक यानी कि जो भी शिक्षण कार्य के लिए शिक्षण के लिए खड़ा हो रहा है या यूं कहा जाए कि कुछ सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है तो उसका स्वास्थ्य, हर तरह का स्वास्थ्य, केवल शारीरिक ही नहीं, उसका शारीरिक के साथ साथ में सामाजिक सांस्कृतिक सभी तरह का स्वास्थ्य जो है वह स्वस्थ होना चाहिए। यानी कि उसकी स्वस्थ मानसिकता होनी चाहिए, उसकी बौद्धिक क्षमताएं स्वस्थ होनी चाहिए, यानी कि उसको कार्य करने की एक जो तरीके हैं वह भी एक सही तरीके होने चाहिए। तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर हम सभी क्षेत्रों के स्वास्थ्य पर चर्चा कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य तो सबसे पहले है ये, क्योंकि कहावत यूं ही नहीं है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए सबसे पहले स्वस्थ शरीर का होना अनिवार्य है। सामाजिक संबंधों के स्वस्थ सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। एक उत्तम गुणात्मक ज्ञान के लिए या गुणात्मक ज्ञान के भंडार के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। इसीलिए एक शिक्षक के उत्तम स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाना आवश्यक है और उसे अपने स्वास्थ्य के प्रति एक शिक्षक को सजग रहना अनिवार्य है। दूसरी बात इसमें थी संवेगात्मक संतुलन। संवेगात्मक संतुलन यानी कि लोगों के जो एक शिक्षक है उसके संवेगों का संतुलित होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर वह उसके जो
समवेग है, अगर वो संतुलित नहीं रखता है, जैसे चिड़चिड़ापन है, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, बहुत एग्रेसिव होता है, या किसी भी सामान्य धैर्य नहीं है, तो ये स्थिति क्या है? ये सब नकारात्मक विचारधारा है, नकारात्मक सोच ज्यादा है, तो ये सब क्या है? ये संवेगात्मक अस्थिरता है। जब इन अस्थिर संवेगों के साथ जब वो बालक को शिक्षण कार्य करता है या किसी को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है, शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, तो निश्चित है कि वही चीज वो बच्चों पे हस्तांतरित करेगा और बच्चों में भी वही ईर्ष्या, भय, जलन, द्वेष, नकारात्मकता, ये सारे गुण उनमें आने लगेंगे। जबकि एक बालक के विकास में सबसे बड़ी बाधा यही असंवेगात्मक स्थिति है। इसीलिए संवेगात्मक रूप से शिक्षक का भी संतुलित होना अनिवार्य है। क्रोध भी आ रहा है, परिस्थिति और बालक के विकास को ध्यान में रखते हुए अपने क्रोध को नियंत्रित की जाए। बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस हो रही है, तब भी उसको नियंत्रित किया जाए। लग रहा है कि बालक किसी कार्य को करना नहीं चाह रहा, नकारात्मक विचारधाराएं आ रही, तब भी उन्हें नियंत्रित करके और सकारात्मक दिशा की ओर लेके जाना अनिवार्य होता है। तभी एक शिक्षक कहना चाहिए कि गुणात्मक रूप से शिक्षण कार्य कर सकता है। इसीलिए एक शिक्षक का संतुलित संवेगात्मक रूप से संतुलित होना अनिवार्य है। फिर सामाजिक गुण, सामाजिक गुणों की जहां तक बात आती है, तो एक शिक्षक का सभी के मतलब कि उसमें एक सामाजिक गुणों का होना अनिवार्य है, यानी कि सामाजिक रूप से वो दूसरों से अच्छे संबंध स्थापित करने की उसमें क्षमता होनी अनिवार्य है। वो दूसरों को समझ सके, दूसरों की भावनाओं को समझ सके, दूसरों के संबंध स्थापित करने में रुचि दिखा सके, संबंधों को किस तरह से कहना चाहिए रिफ्रेश किया जाता है, तरोताजा कैसे किया जा सकता है, इसका भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए या उसकी क्षमता उसमें होनी चाहिए। सामाजिक रूप से जब वो एक समूह में खड़ा हो रहा है, तो संपूर्ण समूह को किस तरह से वो अपनी बातों से संतुष्ट कर सकता है और संपूर्ण समूह को संतुष्टि के साथ में कार्य के प्रति सहमत कर सकता है, ये सारी चीजें एक सामाजिक गुण के अंतर्गत आती है। जब एक उसने संबंध स्थापित कर, गहन संबंध स्थापित करने की, सामान्य संबंध स्थापित करने की क्षमता है, तो वो छात्रों के साथ भी एक मित्रवत संबंध बना सकता है या पिता पुत्र संबंध बना सकता है। तो ऐसे में जब एक मधुर संबंधों की स्थापना होती है, तो बालक सहजता से किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर होता है। अगर संबंधों में मधुरता नहीं है, कटुता है, तनाव है, तो निश्चित है कि ऐसे वातावरण में बालक सीखने के प्रति उत्साहित नहीं होगा और वह हताश होकर पीछे की तरफ खसकने लगेगा। इसीलिए शिक्षक में एक सामाजिक संबंधों को या सामाजिक गुणों का होना आवश्यक है। अगली बात इसके अंतर्गत जो आती है वह है नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता, एक व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता का होना बहुत अनिवार्य है। अगर एक अध्यापक में नेतृत्व के गुण नहीं है, तो वो पूरी कक्षा का नेतृत्व नहीं कर सकता है। अर्थात कि बालकों को अपनी बात के लिए सहमत नहीं कर सकता, अपनी बात से कार्य करने के लिए संतुष्ट नहीं कर सकता, कि किस तरह से कार्य करना है उनको उसके लिए प्रेरित नहीं कर सकता। अगर वो पूरी कक्षा को बहुत आसानी से प्रेरित कर लेता है, अपनी बातों से सहमत कर लेता है, इसका मतलब उसमें नेतृत्व के गुण विद्यमान है। नेतृत्व वही व्यक्ति कर सकता है जो संपूर्ण जन समूह को अपनी बातों से सहमत कर सके, अपनी बातों से संतुष्ट कर सके और संपूर्ण जनसमूह का समर्थन प्राप्त कर सके। तो शिक्षक में भी इन गुणों का होना अनिवार्य है कि जब वह कक्षा में खड़ा होता है, तो पूरी कक्षा के छात्रों का उसे समर्थन प्राप्त होना अनिवार्य है। यानी कि समर्थन से मतलब ये नहीं कि हाँ ये टीचर है, शिक्षक क्या पढ़ा रहा है उस चीज को जिस भी तरह से वो पढ़ा रहा है या जिन तरीकों का उपयोग कर रहा है, उन सब को बालक स्वीकार कर ले और उसी के अनुकूल कार्य कर सके, अर्थात नेतृत्व क्षमता का होना अनिवार्य है। अगली बात इसके अंदर आती है उच्च चरित्र एवं दृढ़ संकल्प।
पूर्ण श्रद्धा के साथ करना, ये सब क्या है, एक चारित्रिक गुण है। तो इस तरह के समस्त एक उच्च चारित्रिक गुण, ऐसा नहीं कि झूठ बोल लिया है, चोरी, किसी कार्य को टाल दिया, ऐसे गुण नहीं। मतलब कहना चाहिए कि नकारात्मक किसी भी प्रवृत्ति का वहाँ पर कोई स्थान नहीं होता है। इसीलिए बालकों के विकास के लिए हर तरह से एक आदर्शात्मक गुणों का होना बालकों में अनिवार्य। अतः एक शिक्षक का भी उच्च चारित्रिक गुण, या इसे हम आदर्श भी कह सकते हैं, उच्च आदर्शात्मक गुण भी कह सकते हैं हम इनको। उच्च आदर्शात्मक गुण भी हम कह सकते हैं, इनका होना अनिवार्य है। फिर दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, ठीक है ना। संपूर्ण छात्रों, मतलब एक शिक्षक में भी दृढ़ संकल्प का होना अनिवार्य है। अगर बात दृढ़ संकल्प है, यानी कि जिस कार्य को करना है इसे मुझे करना है, कैसे करना है, ऐसा नहीं है कि विकट परिस्थितियां आ रही, बहुत परेशान होंगे, ऐसा नहीं। उस कार्य को करना है तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसको करने के लिए एक सहज परिस्थितियों का निर्माण कर सके। अगर उसमें दृढ़ संकल्प नहीं होगा, बस एक मजबूरी कि बस मुझे करना है, तो फिर जैसा है वैसा करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसे करना तो है ही, वो वाली बात होगी। लेकिन दृढ़ संकल्प वह एक कहना चाहिए कि वास्तविक दृढ़ संकल्प होता है कि हाँ, मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करके एक कहना चाहिए कि उचित प्रकार की योजना का निर्माण करें और उस योजना पर स्टेप बाय स्टेप चल के उस कार्य को पूर्ण करें या उस लक्ष्य तक पहुंचे। इसीलिए एक शिक्षक में जब अगर दृढ़ संकल्प होगा तो वो इस दृढ़ संकल्प के आधार पर संपूर्ण उचित प्रकार की योजनाओं के साथ में लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेगा या करेगा। तो वही चीज बालक देखेगा, सीखेगा और उन गुणों का विकास बालक में होगा। अगली और अंतिम बात है सहानुभूति एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार। सहानुभूति एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार, ठीक है ना। सहानुभूति एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार के सभी के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, सबके प्रति स्नेह और सम्मान होना चाहिए। सहानुभूति का मतलब दया वाली स्थिति नहीं, लेकिन यहाँ पर सहानुभूति क्या है कि बालक को अगर किसी कार्य को कठिनाई उत्पन्न हो रही है, एक बार, दो बार, तीन बार करने में भी गलत है, तो ऐसे में शिक्षक को उस पर कहना चाहिए, शिक्षक आक्रोशित हो जाता है, गुस्सा आने लगता है, उसको लगता है तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं। सहानुभूति के नहीं, तुम इस कार्य को ऐसे कर सकते, तुमको ये तरीका नहीं जमना है तो तुम इस तरीके से, दूसरे तरीके से समझाया जा सकता है। अर्थात कि बालक के प्रति अगर उसके मन में सहानुभूति नहीं है तो निश्चित है कि शिक्षक बालक के विकास के प्रति तत्पर नहीं होगा। और इसीलिए आवश्यक है कि उसमें दया, प्रेम, सहानुभूति के गुणों का होना अनिवार्य है। इसीलिए विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक में सहानुभूति होनी अनिवार्य है। तो ये हमारे सामान्य गुण थे। अब हम बात करते हैं विशिष्ट गुणों की। अब हम चर्चा करेंगे कि एक इतिहास शिक्षक में कौन कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिए। विशिष्ट गुण, ठीक है ना। विशिष्ट गुण में सबसे पहला है विषय का गहन ज्ञान। विषय का गहन ज्ञान एक शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य है कि वह, अब जैसे इतिहास शिक्षक की बात कर रहे हैं तो उसे विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि जो एक किताब पुस्तक जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, पाठ्य पुस्तक के अंदर दिया गया है, खाली उतना ही पढ़ा के और वो पढ़ के और पढ़ा दे, नहीं। उसे जैसे आपने कहा कि महाराणा प्रताप या
जीवन परिचय की बात आ रही है, तो वो ऐसा नहीं है कि जितना पुस्तक में दिया उतना ही पढ़ के और बालकों को उसने पढ़ा दिया, तो वो तो हर कोई कर सकता है। लेकिन अगर विषय अध्यापक है और एक अच्छा प्रभावी विषय अध्यापक है, तो वो सिर्फ उस पुस्तक से नहीं और जहाँ से जितनी भी जानकारी है वो उसके पास होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए, और केवल एक अशोक का ही नहीं, और उसके आसपास के या समस्त शासकों की जीवन परिचय की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि जहाँ आवश्यकता पड़े उदाहरण के माध्यम से किसी का उदाहरण देगा या फिर तुलना करके, ये बहुत आसानी से हो। और ये सब कब होगा? जब उसे उस विषय का गहन ज्ञान होगा। या हम कहते हैं कि पाठ्यक्रम जब आगे बढ़ाना होता है तो सहज संबंध विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये कब होगा? जब आपको विषय का अच्छा ज्ञान होगा, तभी आपको रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं या बना सकते हैं। इसीलिए एक पूर्ण जानकारी को बालक तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वर्तमान में पाठ्य पुस्तकों में जानकारी बहुत संक्षेप में दी गई होती है, तो बहुत सारी हो सकता है कि उसमें बहुत सारी जानकारी बालक समझने से रह जाए, तो वो चीजें सब बालक तक पहुंचनी चाहिए। और वो कैसे? वो एक शिक्षक तभी कर सकता है जब उसे अपने विषय के एक कहना चाहिए कि संपूर्ण जानकारी अच्छे से हो, या विषय के ऊपर अच्छी कमांड उसकी होगी, तभी तो ऐसा कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि विषय का गहन ज्ञान होना अनिवार्य। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ठीक है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान यानी कि एक शिक्षक में बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है। और शायद इसीलिए यही एक कारण है कि बीएड के जो आपके पाठ्यक्रम में उसमें साइकोलॉजी आपका पेपर ऐड जुड़ा हुआ है और कंपल्सरी सबको पढ़ना। क्यों? कि यह एक तरह से कहा जाए कि यह एक सामान्य गुण भी है कि सभी शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि बालक किस तरह से पढ़ना चाह रहा है, क्या चाह रहा है, उसकी योग्यताएं क्या है, क्या क्षमता है, उसकी इच्छा क्या है, रुचि क्या है, हर समय बालक कहेगा नहीं। शिक्षक को समझना होगा कि मेरी कक्षा का औसत छात्र कैसा है, उनकी रुचि क्या है, उनकी क्षमताएं क्या है, उनकी योग्यताएं क्या है। ये चीज कब होगी? बालक के व्यवहार को कब समझ पाएगा शिक्षक? जब उसे बाल मनोविज्ञान की जानकारी होगी। इतिहास एक ऐसा विषय है कि हर बालक उसमें स्वेच्छा से रुचि नहीं लेता है, चाहे परिस्थितिवश कहा जाए या फिर एक शिक्षकों की कुछ कमियों के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई कि इतिहास जैसे विषय को बालक रुचि से पढ़ना नहीं चाहता, सिर्फ किसी सिलेबस में जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इसे पढ़ना, हमें पास होना है, पासिंग मार्क्स हमको उसके लेकर आए, इतनी सी सोच बालक की होती। क्यों? क्योंकि शिक्षक को जो है वो बालकों की इस मनोवृत्ति को वो समझते नहीं है और उसी के अकॉर्डिंग उनको रोचक तरीके से पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने की कोई उनमें रुचि नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बालक को नहीं समझ पाते। इसीलिए एक विषय को रोचक, इतिहास विषय एक ऐसा है जिसे रोचक रूप प्रदान करना बहुत अनिवार्य है। और ये चीज कब होगी? जब शिक्षक में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा और वो बालकों की जो इच्छा है, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी रुचि के अनुसार उस विषय को या पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करे, जिससे कि बालक उसमें रुचि ले सके। अगली बात इसमें है विषय में विश्वास। विषय में विश्वास, विषय में विश्वास का होना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि विषय में अगर शिक्षक का विश्वास नहीं है कि उसको लगता है पता नहीं ये सूचना सही है या नहीं है, ऐसा कहते हैं, पता नहीं ऐसा है नहीं, हमने तो देखा नहीं है, लेकिन जो हमारे ग्रंथों में लिखा है या हमारे प्राचीन काल से चला रहा है उसको उस हिसाब से आपको सूचना दे। जब आप इस तरह की बात करते हो तो निश्चित है कि जो एक कहावत इतिहास के प्रचलित थी कि ये किस्से कहानियों का इतिहास होता है, ये किस्से कहानियों का विषय है, तो ये वही बनकर रह जाता है। लेकिन जब हम कहेंगे नहीं ये ऐसा हुआ था, हमारे पूर्वजों ने इसी प्रकार से, जैसे आदि मानव पहले एक आदि जंगली
पशुओं की तरह ही जीवन को व्यतीत करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके पहिए का आविष्कार किया, फिर बाद में गाड़ियों का आविष्कार किया। तो इस चीज को विश्वास कि हाँ ऐसा हुआ है, क्योंकि ये कहीं से तो प्रारंभ हुआ तो कहाँ से हुआ? मनुष्य ने ही किया, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, बुद्धिशाली प्राणी है, जो कुछ भी कार्य कर सकता है। अन्य कोई पशु ऐसा इतना बुद्धिमान नहीं। तो ये चीज विश्वास होना चाहिए, और जो भी छात्र के सामने शिक्षक प्रस्तुत करता है वो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जब अगर प्रस्तुत करेगा तो निश्चित है कि बालकों में भी उस विषय के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा। इसीलिए जब इतिहास, क्योंकि एक इतिहास जो भूतकाल की घटनाओं को हमारे सामने रखता है, तो ऐसे में शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि जो भी घटना है वो बालक के सामने प्रस्तुत कर रहा है, जो भी विषय या जो भी वृतांत बालक के सामने प्रस्तुत कर रहा है, उस पर उसका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और विश्वास होगा तभी आत्मविश्वास आएगा, आत्मविश्वास होगा तभी लोग छात्रों को बहुत अच्छे से पाठ्य पढ़ा सकेंगे। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षण के विभिन्न तरीकों का ज्ञान, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। शिक्षण विधियों का ज्ञान, ठीक है ना। शिक्षण विधियों का ज्ञान, एक शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि हर समय एक व्याख्यान विधि के माध्यम से या प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से हम हर समय नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जब हम किसी एक ही विधि का बार बार उपयोग करते हैं तो वो धीरे 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 बालक को बोर होने लगती है, बालक को उसमें रुचि आना नहीं आने लगती। जैसे हम कहानी विधि कर रहे हैं, हम हर रोज एक नई कहानी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित है कि वो उससे भी बालक कभी एक समय ऐसा आएगा जब उससे बोर हो जाएगा, कौन सुने कहानी, रोज सुनाते। तो ऐसी स्थिति में अनिवार्य है कि उसे विभिन्न प्रकार की अलग अलग शिक्षण विधियां जो हमारे मनोविज्ञान या योग कहा जाए शिक्षा विधियों ने अनुसंधान या सर्वे के माध्यम से निकाली है, हमारे सामने प्रस्तुत की उन विधियों का उसे ज्ञान होना चाहिए, और किस विधि का कहाँ पर किस तरह से उपयोग किया जा सकता है इसका ज्ञान उसे जब होगा तब वह एक प्रभावी ढंग से शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकेगा। इसीलिए शिक्षण विधियों का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। क्षेत्र और प्रांतीय इतिहास का ज्ञान, क्षेत्र एवं प्रांतीय इतिहास का ज्ञान। जब आप इतिहास का शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो निश्चित है कि आपको उस क्षेत्र या उस प्रांत के इतिहास का ज्ञान होना अनिवार्य है, या उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि जब आप राष्ट्रीय स्तर का पढ़ा रहे हैं लेकिन उसकी शुरुआत कहीं तो क्षेत्र से हुई होगी, किसी प्रांत से किसी क्षेत्र से हुई होगी, कहीं से तो वो निकला होगा, तो जब उसे स्थानीय या अपने ही क्षेत्र अपने ही प्रांत के अगर इतिहास की जानकारी नहीं है तो वो भले राष्ट्रीय इतिहास पढ़ा रहा है तो कई बार उसको स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर के उदाहरण उसके सामने होते हैं जिनको वो प्रस्तुत करके और उस विषय को आसान बना सकता है। तो ऐसे में, और सबसे बड़ी चीज है कि जब आपको अपने क्षेत्र के ही इतिहास के बारे में पता नहीं है तो आप प्रांतीय स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के किसी भी ऐतिहासिक घटना का सही ढंग से वर्णन नहीं कर सकते, या ये कहा जाए कि प्रभावपूर्ण तरीके से उसका वर्णन नहीं कर सकते। इसीलिए अनिवार्य है कि क्षेत्रीय और प्रांतीय इतिहास का ज्ञान होना अनिवार्य है। फिर बाद में वर्तमान घटनाओं का ज्ञान, वर्तमान घटनाओं का ज्ञान। वर्तमान घटनाओं का ज्ञान यानी कि वर्तमान में कौन सी घटनाएं किस तरह से घटित हुई हैं, इन घटनाओं का ज्ञान भी होना अनिवार्य है, क्योंकि वर्तमान की घटनाओं का अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम अतीत के मतलब ना तो
इसीलिए उन अतीत की घटनाओं को स्पष्ट करने के लिए या वर्तमान को स्पष्ट करने के लिए वर्तमान घटनाओं का पता होना अनिवार्य है। इतिहास के शिक्षण उद्देश्य शिक्षण उद्देश्य और उद्देश्यों का शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान। शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान होना भी एक शिक्षक को अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षण उद्देश्य और उद्देश्यों का ज्ञान अगर उसे नहीं है तो निश्चित है कि वो पता उसको वो सही जो कहना चाहिए कि सही दिशा तक या लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए इतिहास शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि वह अपने विषय के उद्देश्यों का पता उसे होना चाहिए। फिर है मौलिकता। मौलिकता का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि हम जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो मौलिक होना चाहिए। हम ये प्राकृतिक या यूं कहा जाए कि कुछ भी कल्पना के आधार पर हमने कुछ भी पढ़ा लिया और फिर हमको उसे स्पष्ट करने के लिए या उसको सत्य सिद्ध करने के लिए हमारे पास अगर कहना चाहिए कि सबूत नहीं है या हम यूं कहिए कि स्रोत नहीं है, तो हम उसको मतलब कहना चाहिए कि उसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो मौलिक है, जो जैसा है, उसको वैसा ही बालक के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यौ नहीं कि उसमें कुछ भी कल्पनात्मक और एडिशन कर लिया जाए। और कल्पनात्मक रूप से जैसे ये कहा जाता है, आज भी ये चीज कही जाती है कि घाट चारणों के द्वारा किसी भी शासक की जो गुणगान गाए जाते थे उनमें उनके वास्तविक गुणों के साथ में कुछ काल्पनिक गुणों को भी जोड़ दिया जाता था, क्योंकि घाट चारणों का जो ये गुणगान गाने का गायन का जो उनका मूल था वो केवल शासक को प्रसन्न करना भी हुआ करता था। तो ऐसे में वह कुछ वास्तविकता के साथ में कुछ काल्पनिक या अपने कहना चाहिए कि अपनी तरफ से कुछ नए विशेषताओं को और उसमें प्रस्तुत कर दिया करते, तो यानी कि वो मौलिकता से हट जाता था, जो मौलिक मूल स्थिति है उससे वो हट जाता था। तो यही चीज यहाँ पर कही गई है कि जब इतिहास शिक्षक इतिहास को प्रस्तुत करता है तो वो उसकी मौलिक अवस्था में जैसा है, खंडहर है तो खंडहर ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यह नहीं कि कभी ऐसा था वैसा था, सिर्फ एक काल्पनिक रूप से काल्पनिक, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं बहुत भव्य महल हुआ करता था तो अगर उसके कोई प्रमाण है तो वो बालक के सामने प्रस्तुत होने चाहिए, तब हम उस चीज को प्रमाणित कर सकते हैं। अन्यथा जो है स्थिति वैसे बालक के सामने स्पष्ट की जाए तो वो बालक के लिए रोचक होती है। और जब अप्रामाणिक तथ्य है तो जब प्रमाण नहीं है, वो सत्य साबित नहीं हो सकता, तो ऐसे में बालक उस विषय में रुचि नहीं लेता। इसलिए अनिवार्य है कि मौलिकता का पालन किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है सहानुभूति, रचनात्मक कल्पना कार्य करने की क्षमता। सहानुभूति पूर्ण रचनात्मक व कल्पना और कार्य क्षमता। ठीक है ना, एक शिक्षक में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, रचनात्मक क्षमता का विकास होना चाहिए, उसमें होनी चाहिए, कल्पना कर लेने की क्षमता उसमें होनी चाहिए और कार्य करने की। पर यहाँ एक प्रश्न आप कर सकते हैं कि कल्पना का तो हम वैसे ही
जैसे महल है उसको समझा रहे हैं तो उसके लिए उसकी काल्पनिक ढांचा कैसे आप तैयार कर सकते हैं, ऐसी क्षमता का विकास होना चाहिए। तो इन विशिष्ट गुणों के साथ में यहाँ कुछ और है जिनके बारे में हम कल और चर्चा करेंगे। आज हम अपनी बात को यहीं तक रखते हैं, इसको कल वापस मैं एक्सप्लेन करूंगी और उसी के आधार पर फिर कल ही हम होमवर्क देंगे। तो अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की जो इस महामारी का दौर है इसमें अपने आप को सुरक्षित रखने का अनुरोध करती हूँ। आप अपने आप को सुरक्षित रखें, बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें, घर से निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।